दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो लोग? चलिए हम आधुनिक इतिहास का अगला पाठ करते हैं। इसमें हमने जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ धार्मिक स्वरूप वाले विद्रोह, यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो उस समय धार्मिक स्वरूप वाले विद्रोह हुए थे उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान 1857 का विद्रोह प्रथम विद्रोह नहीं था और न ही एकमात्र विद्रोह था। सैकड़ों विद्रोह घटित हुए। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल में जैसे ही ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हुई, उसी समय भारत में विद्रोह की श्रृंखला प्रारंभ हुई। हाँ, यह अलग बात है कि 1857 का विद्रोह की श्रृंखला में चरमोत्कर्ष पर था। सबसे बड़ा विद्रोह था, सबसे बड़ा धमाका था। 1857 के पहले और उसके बाद भी जो है औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोहों की श्रृंखला निरंतर रही। इनमें से कुछ विद्रोह नागरिक थे, कुछ जनजातीय थे, तो कुछ धार्मिक स्वरूप लिए हुए थे। धार्मिक स्वरूप वाले विद्रोह मुख्य रूप से 3 अलग अलग संप्रदायों के अंतर्गत घटित हुए: हिंदू, मुस्लिम, सिख। हिंदू में सन्यासी विद्रोह, मुस्लिम में पागलपंथी विद्रोह, फराइजी विद्रोह और बहावी विद्रोह, सिख में हुक्का आंदोलन। 1763 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह था। वह यह था कि जब इन्होंने बंगाल में सत्ता प्राप्त की अंग्रेजों ने, तो इन्होंने तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया। हिंदू सन्यासियों ने 1763 में विद्रोह किया। यह लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एक उपन्यास लिखी गई थी जिसका नाम था आनंद मठ, जिसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका उपन्यास इसी विद्रोह पर आधारित था। मुस्लिम संप्रदाय में अंग्रेजों के खिलाफ 3 विद्रोह, पागलपंथी, वहाबी और फराइजी विद्रोह हुए। मुगल शासन एक तरह से मुसलमानों का शासन था। अंग्रेजों द्वारा मुगल शासन की समाप्ति को मुस्लिम संप्रदाय ने कहीं न कहीं मुस्लिम समाज की समाप्ति के रूप में देखा और भावनात्मक रूप से आहत हुए, और उन्होंने ठान लिया कि भारत में फिर से मुस्लिम शासन की स्थापना करनी चाहिए। कहीं न कहीं 1857 की क्रांति में यह बीज थे। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर एकता थी। वह कहीं न कहीं पे इस बात पर निहित थी क्योंकि मुस्लिम नेता देख रहे थे कि विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर है, यानी बहादुर शाह द्वितीय बनाया गया। और इसी क्रम में 1857 के पहले ही यह 3 विद्रोह हो चुके थे। ये तीनों विद्रोह मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा किए गए थे। पागलपंथी विद्रोह 1813, बंगाल में पागलपंथ नामक संप्रदाय बंगाल के करमशाह में चलाया गया था। यह जो है करमशाह ने चलाया था इसको, पागलपंथ नामक संप्रदाय जो बंगाल में हुआ था। यह एक विशुद्ध रूप से धार्मिक संप्रदाय था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी टीपू मीर ने राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर 1813 में इन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इनके विद्रोह को दबा दिया गया और टीपू मीर मारे गए। फराइजी आंदोलन 1820 में बंगाल में घटित हुआ। बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए फराइजी संप्रदाय के अनुयायी अंग्रेजों को भगाकर मुस्लिम संप्रदाय की स्थापना करना चाहते थे। हाजी शरीयतुल्लाह ने कोई कदम नहीं उठाया इस बारे में, लेकिन इनके बेटे दादू मीर ने जमींदारों द्वारा किसान से जबरन वसूली का विरोध करते हुए किसानों को संगठित किया और किसानों से कहा, कर देना बंद कर दो। एक तरह से दादू मीर ने करबंदी आंदोलन चलाया था। जमींदार के खिलाफ आंदोलन करने का अर्थ था भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना, क्योंकि जमींदार ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे। यह एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ बुलंद की आवाज़ थी जिसे अंग्रेज स्वीकार नहीं कर सकते थे। अंत में इस आंदोलन को भी दबा दिया गया, दादू मीर मारे गए। बहावी आंदोलन 1830 सन ईस्वी में, केंद्र इसका पटना था। नेता इसके सैयद अहमद, जो कि रायबरेली के रहने वाले थे। 1857 के पहले भारत में जितने विद्रोह हुए थे उसमें बहावी आंदोलन ने अंग्रेजी सत्ता को जबरदस्त चुनौती देने वाला था ये विद्रोह, क्योंकि इसका क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक था और धार्मिक उद्देश्यों से प्रबल होने से प्रेरित था।
एक नेता थे, सैयद अहमद रायबरेली के थे ये। उनका उद्देश्य था कि समय समय पर हुए परिवर्तन को खत्म करके पैगंबर मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम का यानी स्थापित किया जाए, वही इस्लाम उसे स्थापित करना चाहते थे। दारुल उल हर्ष को दारुल उल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते थे। इसलिए अंग्रेज़ों के साथ साथ सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की एवं मारे गए। 1831 में सिंथानी नामक स्थल को केंद्र बनाया गया तथा पेशावर को अंग्रेज़ों से ले लिया। यह अभियान जो है 1830 में शुरू हुआ था और 1831 में मारे गए थे। कूका आंदोलन, इसका प्रारंभ 1840 में भगत जवाहरलाल द्वारा प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य यह था कि सिख धर्म में पैदा हुई बुराइयों को दूर करने के लिए भगत जवाहरलाल को धार्मिक उद्देश्य से ही प्रेरित रहे, लेकिन इनके उत्तराधिकारी राम सिंह कूका ने इसे राजनीतिक रूप दे दिया। हुआ यह था कि 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। जब 1849 ईस्वी में सिख धर्म का शासन की पंजाब पर समाप्त हो गई, यानी जो सिख धर्म का शासन था इसका जो है पंजाब पर शासन समाप्त हो गया, तो इसे राम सिंह कूका ने सिख धर्म पर हमले के रूप में लिया। इन्होंने प्रण लिया कि जो है पंजाब में अंग्रेज़ों का शासन समाप्त करके पुनः सिख धर्म का शासन की स्थापना करेंगे। इसी उद्देश्य से इन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बाद में इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। दिकुओं के खिलाफ जनजातीय विद्रोह, जो समाज की मुख्य धारा से अलग जंगलों में रहता है उसे आदिवासी कहते हैं। आदिवासियों के लिए सबसे पहले जनजातीय शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासी या जनजातीय लोगों के अपने नियम कानून रहते हैं, बहुत कठोर होते हैं। इनमें सामूहिकता होती है, व्यक्तिवादी भावना का विकास नहीं होता है। कोई भी काम वो मिलजुल कर करते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति उनके पास ज़्यादा नहीं होती है। उनके पास जो भी संपत्ति होती है अधिकतर सामूहिक होती है। जैसे यदि वह खेती भी करेंगे तो सामूहिक रूप से करेंगे। आज हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि सबके अपने अपने खेत होते हैं, लेकिन आदिवासियों के अपने अपने खेत नहीं होते हैं। एक निश्चित भू क्षेत्र मिलकर चुनते हैं, वहाँ पर कुछ दिन मिलकर एक साथ खेती करेंगे और बाद में जब उस क्षेत्र की उर्वरता समाप्त हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो दूसरी जगह जो है जंगल की कटाई करके फिर से खेती करते हैं। इस तरह से जगह बदल बदल कर जो खेती करते हैं उसे हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस खेती को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में वेवार्ड लियार बोलते हैं, पश्चिमी घाट यानी केरल में कन्याकुमारी में जो है कुमारी के नाम से जानते हैं केरल में। उनकी जंगलों पर निर्भरता होती है। जंगल को अपने स्वार्थ के लिए नहीं उपयोग करते, जंगल उनके लिए आवास होता है। जंगल को वह अपना देवता मानते हैं, जंगल का सम्मान करते हैं। उनके द्वारा कटाई भी की जाती है तो एक तरह से वह एक सीमा तक ही करते हैं कि उनका अपना आवास ना नष्ट हो जाए, यानी वो जंगल के साथ समायोजन बनाना जानते हैं। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो पलासी के बाद बंगाल पर सत्ता हासिल हुई। बंगाल के बाद धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में अवध पर, मैसूर पर सहायक संधि के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली के काल में विभिन्न राज्यों का विलय किया गया। इसी तरह लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कई राज्यों को मिलाया अपने साम्राज्य में। उसके बाद फिर लॉर्ड डलहौजी आया, गोद निषेध की प्रथा के द्वारा कई राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से जैसे जैसे भारत में अंग्रेजों का भारत में साम्राज्य फैलता गया तो उनके क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र भी आते गए। अंग्रेज़ों ने इन क्षेत्रों पर भी अपनी नीतियाँ थोपी, जो नई भू राजस्व नीतियाँ थीं। जैसे भू राजस्व के अंतर्गत जमींदारी व्यवस्था से, जिसे हम अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, इन्होंने जनजातीय क्षेत्रों को भी स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ला दिया। अब वह जो सामुदायिक रूप से जगह बदल बदल कर जगह जगह खेती करते थे, अंग्रेज़ों ने उस पर रोक लगा दी। अंग्रेज़ों ने नियम बनाकर झूम कृषि पर रोक लगाना प्रारंभ कर दिया कि इससे जंगल बर्बाद हो रहे हैं और खेती में उत्पादन भी उतना नहीं हो पाता है। तो इन्होंने
उसे जो है कॉमर्शियल के अंतर्गत लाने का प्रयास किया, यानी कॉमर्शियल खेती के अंतर्गत लाने का प्रयास किया एवं लगान प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया। जमींदारों को अधिकार दिया गया कि आप इनसे खेती करवाइए, अर्थात जहां वह स्वतंत्र रूप से खेती करते थे अब उन्हें जमींदारों के अधीन भूमि का मजदूर बना दिया गया। एक तरह से जमींदार उनके लिए ठेकेदार के रूप में काम करता था। जमींदारों को ठेका मिल गया कि कितनी ज़मीन पर उनसे कितनी खेती करवानी है और कितना लगान वसूलना है। इस तरह से जमींदारों ने उनका अधिक से अधिक लगान वसूलना, उनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया। वह जनजातीय लोग जो प्यार मोहब्बत और सुकून से जंगलों में रहते थे, इससे उनके सामाजिक जीवन में ज़बरदस्त उथल पुथल मच गई। आक्रोश बढ़ा। अब जमींदारों को लगान कोई आदिवासी नहीं दे पाता था तो उसे महाजन के पास से उधार दिलाकर लगान वसूलता। महाजन जी तैयार रहते थे उधार देने के लिए। महाजनों को लगता था कि एक बार इसे उधार दे दो फिर तो ज़िंदगी भर हम इससे जो है ब्याज वसूलते रहेंगे, मूल राशि तो कभी चुका ही नहीं पाएगा। और ना ही वो चुका पाता था, क्योंकि ब्याज इतनी ज़्यादा होती थी कि तो इन महाजनों और जमींदारों के चक्कर में जो आदिवासी होता था वह फंस जाता था। वह इससे जो है मुक्त नहीं हो पाता था, जीवन भर ब्याज ही चुकाता रहता था और जमींदार इनको मारते पीटते अलग थे लगान के लिए। इस प्रकार इन लोगों ने आदिवासियों का शोषण प्रारंभ किया। आदिवासी लोग बाहरी लोगों को दिकु कहते थे। दिकु का मतलब हो गया अंग्रेज, महाजन, जमींदार, ठेकेदार। ये थे कारण जिनसे आदिवासियों के सामाजिक जीवन में उथल पुथल कर उनके सुखमय जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया तथा वह हथियार उठाने को मजबूर हुए। एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध कई जनजातीय विद्रोह घटित हुए। खास रूप से प्रमुख विद्रोह इस प्रकार हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56। संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति के ठीक एक वर्ष पूर्व घटित हुआ था। छोटा नागपुर पठार जो उस समय बिहार, झारखंड, वर्तमान स्थिति के झारखंड है, के क्षेत्र में संथाल रहते थे। संथालों के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू हुआ करते थे। हुआ यह था कि जब जमींदारी व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर थोपी गई थी तो ऐसे आदिवासी जो जगह बदल बदल कर खेती करते थे उनकी ज़मीनें छीन ली गई। कहीं भी जंगल काटकर खेती करने को अवैध माना गया। परिणाम यह हुआ कि संथालों ने हथियार उठा लिया। 1855 से 56 तक उनका विद्रोह चला। इतने बड़े, शक्तिशाली और ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य के आगे ऐसे जनजातीय लोग अपने परंपरागत हथियारों से बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के हथियार बहुत ही विकसित प्रकार के थे। न केवल अंग्रेजों के हथियार विकसित प्रकार के थे बल्कि उनकी सोच बहुत उन्नत प्रकार की थी, बहुत आगे की सोचते थे। इस तरह से संथाल विद्रोह समाप्त कर दिया गया तथा सिद्धू 1855 में एवं कान्हू 1856 में मारे गए। मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 बहुत ही शक्तिशाली विद्रोह था। अंग्रेजों को जबरदस्त चुनौती दी मुंडाओं ने। यह विद्रोह 1895 में शुरू हुआ था और 1901 तक चला। क्षेत्र वही था, छोटा नागपुर का पठार, तथा इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आज भी झारखंड के रांची में है। एयरपोर्ट ये बना हुआ है इनके नाम पर, बिरसा मुंडा जी के। इसे उलुगु बनी विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडाओं में सामूहिक खेती का प्रचलन था जिसे खूंट कट्टी कहा जाता था। मुंडाओं के आक्रोश के कारण वही थे जो संथाली के थे। बाहरी लोगों के द्वारा उन पर नई नीतियां थोपना, उनसे जबरन खेती करवाना, उन पर जबरन लगान वसूली करवाना इत्यादि कारण थे, जिससे आहत होकर मुंडाओं को भी हथियार उठाना पड़ा। मुंडाओं में आक्रोश बहुत पहले से था और चित्रपुट विद्रोह मुंडाओं द्वारा 1870 से प्रारंभ थे, लेकिन मुंडा उतने संगठित नहीं हो पा रहे थे। मुंडाओं को संगठित करने का काम किया बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का विवरण 1855 से मिलता है। इनका उदय होता है एक चमत्कारिक रूप में, यानी चमत्कारिक नेता के रूप। बिरसा मुंडा जो थे अक्सर छोटा नागपुर पठार के जंगलों, गांवों में घूमते दिखाई देते थे। ये लोगों में विश्वास दिलाते थे कि ईश्वर है, ईश्वर ने मुझे दूत बनाकर तुम लोगों के पास भेजा है, मुझे बहुत ही दिव्य शक्तियाँ हैं, मैं तुमको इस शोषण और अन्याय से मुक्ति दिला सकता हूँ। बिरसा मुंडा यह उपदेश देते हुए गाँव से गाँव निकल जाते थे। धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा कि बिरसा में कोई चमत्कारिक शक्तियाँ हैं और ये दिकुओं को यहाँ से भगा सकते हैं। धीरे धीरे हजारों लोग बिरसा मुंडा को देखने के लिए आने लगे कि कौन है। तो बिरसा मुंडा धीरे धीरे
ढीठ होता चला गया। 1899 में क्रिसमस के दिन बिरसा मुंडा अचानक उग्र रूप धारण किया और सभी मुंडाओं को एकत्रित किया। इसने आह्वान किया कि अब धरती पर मुंडाओं का शासन होगा और इन जमींदारों, महाजनों, अंग्रेजों का कत्ल कर दिया जाएगा। उसने यह भी कहा कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और इनके रक्त से ये धरती लाल हो जाएगी। बिरसा मुंडा ने कहते हुए 5 जनवरी 1900 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत कर दी। भयंकर रक्तपात मचा। शुरू में कुछ अंग्रेज मारे गए, जमींदार, ठेकेदार मारे गए, लेकिन बाद में अंग्रेज अपनी सेना लेकर आ गए। इसके बाद मुंडाओं को घर में घुस घुस के कत्ल किया गया, यानी मुंडाओं का बहुत ही भयंकर रक्तपात मचा था। उसका वर्णन करने लायक नहीं होगा। और बिरसा मुंडा पकड़े गए और इन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। 1900 ईस्वी में बाद में हैजा से इनकी मृत्यु हो गई। फांसी पर इन्हें नहीं टांगा गया था। यह कोल विद्रोह है। थोड़े थोड़े और विद्रोह इनको देख लेते हैं। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ। इसके नेता जो है बुद्धो भगत थे। खासी विद्रोह मेघालय में हुआ। इसके नेता तीरथ सिंह। फिर है रंपा विद्रोह, आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये नेता इसके जो थे राजू रंपा थे। फिर है रामोसी विद्रोह, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था ये विद्रोह। इसके नेता जो थे चित्तर सिंह थे। कुकी आंदोलन जो है मणिपुर में हुआ था। आप लोग याद रखिए, कुका आंदोलन जो है वो सिखों का था और ये कुकी आंदोलन जो है मणिपुर में हुआ था। चुवार विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। नेता इसके थे पंडित जगन्नाथ। फिर जो है बंगाल में जो भूमि जनजाति को ही चुवार कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।